हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 103 और जिसके अंदर अपन जो थर्मल कंडक्शन है यानी उसमें चालन है इसको अपन आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर अपन बात करें पिछले लेक्चर की, तो पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको लास्ट में छड़ों का संयोजन पढ़ा दिया था, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन। ठीक है ना। और इससे पहले अपन ने जो उसमें चालन है उसको कंप्लीट कर दिया था और मैंने आपको बताया था कि स्थायी अवस्था में किसी भी छड़ के प्रत्येक अनुप्रस्थ काट से समान ऊष्मा प्रवाहित, मतलब ऊष्मा प्रवाह की जो दर है वो क्या होती है, समान होती है। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं कि बर्फ को पिघलने में लगा समय ज्ञात करना है और छड़ केवल उसमें चालन करती है। बात सुनना भी, ये अपने पास कोई रोड है जिसका उसमें चालकता गुणा k है, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a है, इसकी लंबाई स्मॉल l है। यहाँ पे ये कोई बॉक्स है, इस बॉक्स के चारों तरफ अपन ने कोई एक उष्मारुद्ध यानी एडियाबेटिक वॉल बना दिए है, दीवार बना दी है और यहाँ पे इस दीवार के थ्रू किसी भी प्रकार की हीट का लॉस यहाँ पे नहीं हो रहा है। ये इसके अंदर बर्फ रखी है, बर्फ का द्रव्यमान कितना है, m है और इसका L क्या होता है, अभी इसकी गुप्त ऊष्मा L है और इसका टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है ना। तो इस बर्फ को पिघलने में कितना समय लगेगा, अभी पूरी बर्फ को आपको पिघालना है। तो सबसे पहली बात है कि सड़कें इधर की तरफ अपने हाई टेम्परेचर और इधर की तरफ आपने लो टेम्परेचर मेंटेन कर रखा है। तो इस रोड के एक्रॉस यहाँ पे हीट का ट्रांसफर होगा। तो अपन फॉर्मूला लिख सकते हैं कि डी क्यू बट्टे क्या देगा आपके पास है, डी टी बराबर क्या देगा आपके पास है, के ए बटे एल और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी लिख सकते हैं। यहां से डी क्यू आपको पता है कि यहां पे इस बर्फ की क्या हो रही है, फेज कन्वर्जन हो रहा है और फेज कन्वर्जन हो रहा है तो क्यू को अपन क्या लिख सकते हैं, एम लिख सकते हैं। तो एम इंटू एल बटे डी टी क्या देगा आपके पास में समय, इसको अपन बोलेंगे टी बोल देंगे, बराबर के ए बटे क्या देगा आपके पास में एल। छड़ की लंबाई कितना हो जाएगी, एल हो जाएगी और डेल्टा टी कितना हो जाएगा, टी माइनस 0, इसको अपन बोल देंगे टी बोल देंगे। तो यहां से अगर आपको समय ज्ञात करना है तो समय कितना हो जाएगा, एम एल एल अपॉन के ए टी। अगर आपको वैल्यूज दे रही तो वैल्यूज पुट करके सोल्व करके समय निकाल सकते हो आप। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको संधि का ताप याद करना है अभी। ठीक है ना, सुनो ध्यान से। यहाँ पर दो छड़े, दोनों छड़ों का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बराबर दिख रहा है, इसका उसमें चालकता गुणा k है, इसका कितना 3k, इसकी लंबाई l है, इसकी लंबाई 2l है। यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है ना। तो चलो देखते हैं अपन, देखिएगा ध्यान से, देखो मतलब इधर से प्रति सेकंड जितनी ऊष्मा प्रवेश करेगी ना, इधर से प्रति सेकंड उतनी ऊष्मा इसके अंदर और इधर से प्रति सेकंड उतनी ऊष्मा आपको इधर की तरफ प्राप्त होगी। यानी स्थायी अवस्था की बात करेंगे अब अपन, परिवर्ती अवस्था की अब कोई बात नहीं होगी। तो स्थायी अवस्था में प्रत्येक छड़ से ऊष्मा प्रवाह की दर क्या होती है, समान होती है। तो अपन बोल देंगे कि प्रत्येक छड़ के लिए डी क्यू बाई डी टी है वो क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। तो इसके लिए डी क्यू बाई डी टी क्या देगा, के, एरिया कितना देगा इसका ए, लंबाई कितनी इसकी एल और टेम्परेचर कितना देगा 100 माइनस संधि का टेम्परेचर अपन मान लेंगे कितना, टी नॉट, बराबर इसके लिए कितना देगा 3ka बटे लंबाई कितना देगी 12 और टेम्परेचर कितना देगा आपके पास है, टी नॉट माइनस का 20 हो जाएगा। के ए बटा एल को अपन काट देंगे, 2 को इधर की तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 200 माइनस कितना हो जाएगा 2 टी नॉट बराबर कितना देगा आपके पास है 3 टी नॉट माइनस कितना देगा 60 हो जाएगा। तो 5 टी नॉट बराबर कितना देगा 260। तो यहां से आपके पास है टी नॉट बराबर 260 बटे 5 कितना देगा आपके पास, 52 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। कितना देगा, 52 डिग्री सेंटीग्रेड, सही है ना। 260 बटे 5 तो 52 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा अभी। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चंस को नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए स्टूडेंट्स, इसके बाद में 2 बड़े शानदार क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, देखिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संधियों का ताप। देखो ऐसा क्वेश्चन अपन ने पहले भी किया था, बट उसके अंदर 2 छड़ें जुड़ी हुई थी। अब की बार मैंने 3 छड़ें जोड़ दी है। तीनों छड़ों की लंबाई क्रम से L, 2L और L है। इनके उसमें चालकता गुणा 2K, K और 3K। एक सिरे को आपने 66 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन कर रखा है और दूसरे वाले सिरे को आपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन कर रखा है। तो दोनों जो संधि है उनका ताप आपको ज्ञात करना है। ठीक है ना।
तो मान लो कि इस वाली संधि का ताप तो कितना हो जाएगा आपके पास है T1 और इस वाली संधि का ताप कितना हो जाएगा आपके पास है T2, ठीक है ना। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि dq बटे dt फॉर 1, dq बटे dt फॉर 2 और dq बटे dt फॉर 3। मतलब यहां पर जो तीनों छड़े हैं उनके लिए ऊष्मा प्रवाह की दर समान होगी क्योंकि तीनों रोड्स है वो एक दूसरे के श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है। तो इसके लिए dq बटे dt क्या लिख सकते हैं, k कितना 2k, तो ka बटे l, T1 कितना हो जाएगा 66 माइनस कितना हो जाएगा T1, इसके लिए कितना हो जाएगा आपके पास है ka बटे 12, T1 माइनस क्या हो जाएगा T2 बराबर, इसके लिए क्या देगा आपके पास है 3ka बटे L और T2 माइनस कितना देगा आपके पास है 0। ये बात होगी भी, ठीक है ना। तो करते हैं इसको सोल्व अपन। तो यहां से ka बटा L को तो अपन कॉमन लेकर के काट देंगे और साथ में पूरी समीकरण को अपन 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, मतलब पूरी इक्वेशन को अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 कितना देगा आपके पास है 4 इंटू कितना देगा आपके पास है 66 माइनस से T1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा T1 माइनस क्या हो जाएगा T2 बराबर। अगर अपन इसके लिए बात करते हैं, इसके लिए तो क्या बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 इंटू क्या हो जाएगा, ये T2 बन जाएगा भाई, ठीक है। अब अपन एक काम करते हैं भाई, ये एक बार इसको अपन इसके बराबर कर देते हैं, यानी एक बार अपन क्या करते हैं, इसको अपन इसके बराबर कर देते हैं। तो इसको इसके बराबर करने से अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा, देखो इसको इसके बराबर करेंगे तो 2 से काट देंगे, तो ये तो 2 और ये 3, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 132 माइनस क्या हो जाएगा आपके पास है 2T1 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास है 3T2, ठीक है। और एक बार अपन एक काम करते हैं भी, एक बार अपन इसको और इसको बराबर कर देते हैं, इसको और इसको, तो T1 मतलब इसको और इसको बराबर कर रहा हूं मैं, इसको मैंने इसके बराबर कर दिया। तो यहां से आपके पास है T1 माइनस T2 बराबर 6T2, माइनस का T2 उधर की तरफ जाकर के क्या बन जाएगा प्लस का T2, तो 7T2 बन जाएगा। तो यहां से आपके पास है T1 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास है 7T2 बन जाएगा। अब अपन एक काम करते हैं भी, मैं इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या बन जाएगा आपके पास है 2T1 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास है 14 बन जाएगा। और फिर अपन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो माइनस का 2T1 और प्लस का 2T1 तो कट जाएगा। तो यहां से आपके पास क्या बन जाएगा, देखिएगा 132 14 और 3 कितना हो जाएगा 17, तो 17T2 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 132 आ जाएगा। तो यहां से आपके पास है T2 बराबर 132 बटे 17 कितना आता बताओ, 132 बटे 17। सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कैलकुलेशन तो सही किया ना अपन ने। 132 बटे 17 को सोल्व करता हूँ, क्या बनता है देखिएगा, 132 डिवाइडेड बाई 17, तो ये अपने पास आ रहा है 14 और 3 17T2, ये सही तो हुआ है ना। ये कैलकुलेशन एक बार दोबारा से देख लेते हैं अपन ना। तो ये आपके पास आ जाएगा 2ka बटा L 66 माइनस T1 ka बटा 12 T1 माइनस T2 3ka बटा L T2 माइनस 0। ओके, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, k बटा L को काट देंगे, तो 4 66 माइनस T1, 2 से 2 कट गया, T1 माइनस T2, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 6T2, सही है। इसके बाद में एक बार मैंने इसको और इसको बराबर किया, तो इसको और इसको बराबर करूंगा तो 4, तो ये तो 2 हो जाएगा और ये 3 बन जाएगा।
तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में 132 माइनस 2t1 बराबर कितना हो जाएगा 3t2। ये समीकरण बन गया। एक बार इसको और इसको बराबर कर देंगे तो आपके पास में क्या बन जाएगा t1 माइनस t2 बराबर 6t2। तो ये आपके पास बन जाएगा t1 बराबर 72। तो 2t1 बराबर कितना हो जाएगा 14t2। तो माइनस 2t1 से प्लस का 2, ये माइनस 2t1 प्लस का 2t1 काट दो, दोनों समीकरणों को मैं जोड़ देता हूँ। तो 132 बराबर कितना हो जाएगा 14 और 3 17t2। तो यहाँ से t2 बराबर कितना हो जाएगा 132/17। बिल्कुल सही है। तो आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, बट जो भी आएगा वही अपने को स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 7 पॉइंट, या मतलब t2 बराबर 132/17 लिख दो सीधा, 132/17 डिग्री सेंटीग्रेड। ये t2 आ गया। और इसके बाद इस t2 की वैल्यू अगर अपन किसके अंदर पुट कर देंगे भी, इसके अंदर पुट कर देंगे, इस समीकरण में पुट कर देंगे, तो यहाँ से आपके पास t1 की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है ना? ओके। मतलब अल्टीमेटली यहाँ पर आपको करना क्या है भी, तीनों छड़ों में ऊष्मा प्रवाह की दर को आपको समान करना है। यहाँ पे देखते हैं संधि का तापमान अपने को याद करना है अभी। 3 छड़ें 2KAL, KAL, 3KAL। ठीक है। यहाँ का टेम्परेचर 100 है, यहाँ का टेम्परेचर 20 है, यहाँ का टेम्परेचर 60 है। तो यहाँ पे संधि का टेम्परेचर मान लेते हैं कितना हो जाएगा आपके पास है T0। ठीक है। अब अपन ये मान लेते हैं कि मान के इसलिए इधर से तो ऊष्मा इधर की तरफ आ रही है। ठीक है। और इधर से भी ऊष्मा इस प्रकार से इधर की तरफ है आ रही है, और इधर की तरफ ऊष्मा जा रही है। ये अपन मान लेते हैं भाई, ये तो अपने को मानना पड़ेगा। तो ये आपके पास जो ऊष्मा है वो कितनी हो जाएगी I1, ये क्या देगी आपके पास I2, और ये क्या देगी I3। उसमें धारा मान लो भाई। तो इधर से तो आ रही है, संधि पर आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। ये किरचॉफ का नियम अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कस करते हैं। तो आने वाली धारा कितनी हो जाएगी आपके पास I1 प्लस क्या देगा I2, और जाने वाली धारा क्या देगी I3। अब I बराबर क्या होता है KA/L इंटू डेल्टा टी। तो कितना देगा आपके पास 2KA/L, 2KA/L, डेल्टा टी कितना देगा 100 माइनस T, T0 प्लस I2 की बात करते हैं इसके लिए। तो कितना देगा आपके पास 3KA/L 60 माइनस T0 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है KA/L, और इसके बाद में T0 माइनस 20 हो जाएगा। अभी KA/L को अपन काट देंगे, तो यहाँ पे 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 200 माइनस कितना हो जाएगा आपके पास 2T0 प्लस 60 इंटू 3 कितना हो जाएगा 180 माइनस क्या हो जाएगा आपके पास 3T0 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास T0 माइनस 20। 200 और 180 क्या बन जाएगा आपके पास 200 और 180 कितना, 200 प्लस 180 380, और माइनस का 20 इधर से आ जाएगा तो 400 हो गया ना। तो ये आपके पास 400 बराबर माइनस का 2T0 माइनस का 3T0 माइनस का 5T0 बन गया, और उधर की तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा आपके पास 6T0 बन जाएगा। तो यहाँ से आपके पास T0 बराबर 400/6 यानी 200/3 डिग्री सेंटीग्रेड। यही आपका आंसर हो गया अभी। ठीक है ना? तो संधि का तापमान याद करने वाले ऐसे क्वेश्चंस अपन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अपने को। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसके बाद में देखिएगा बोर्ड पे दो बहुत ही शानदार क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हुए हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस को अपन यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो देखना ध्यान से देखो। पहला क्वेश्चन क्या करे, यदि तीनों छड़ों के लिए उसमें चालकता गुणांक K तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्र A समान है तो बिंदु C का तापमान आपको याद करना है। यहाँ पर आपके पास पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, L/√12, ये एंगल 90 डिग्री हो गया। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो गया ये। ठीक है ना? तो अब ये B का टेम्परेचर हाई है, A का टेम्परेचर लो है, तो यहाँ पे B से A की तरफ हीट का फ्लो होगा। तो B से A की तरफ हीट का फ्लो होगा, तो एक तो ये रास्ता बन जाएगा, एक ये रास्ता बन जाएगा। तो यहाँ पे B से A की तरफ हीट जाएगी, तो एक तो हीट के लिए ये रास्ता बन गया, ये रास्ता बन गया, एक इधर से होते हुए इधर की तरफ जाएगी। तो
तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि जो आपके पास रोड BC रोड है और CA रोड है, इन दोनों में समान दर से ऊष्मा प्रवाहित होगी। तो अपन लिख सकते हैं dQ/dt फॉर BC बराबर dQ/dt फॉर CA। तो dQ/dt फॉर BC बराबर क्या बन जाएगा आपके पास है, KA/L, ये हो जाएगा आपके पास √2T माइनस इसका टेम्परेचर कितना देगा T0 मान लो, तो माइनस क्या देगा T0 बराबर, इसके लिए बात करते हैं तो कितना देगा आपके पास है KA/√2L, ठीक है ना। और ये बन जाएगा आपके पास है T0 माइनस क्या हो जाएगा आपके पास है T। तो KA/L को अपन कॉमन लेकर के काट देंगे, तो KA/L को कॉमन लेकर के काट देंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास है, √2 को अपन इधर की तरफ ले आएंगे, तो √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2T माइनस √2T0 बराबर, यह बन जाएगा आपके पास है T0 माइनस का T। तो 2T माइनस का T इधर की तरफ आकर के प्लस का T बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास है 3T बराबर T0 प्लस √2T0, तो ये आपके पास 1 प्लस √2T0, तो यहां से T0 बराबर 3T अपॉन क्या देगा आपके पास 1 प्लस √2, यही आपका आंसर हो जाएगा। अभी मेरे हिसाब से इसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी भी है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी से सॉल्व करते हो, इनको रेजिस्टेंस मान करके अगर सॉल्व करते हो तो बहुत इजीली आपका आंसर आ जाता है बेटा। देखो अपन देख सकते हैं यहाँ पे इस वाली चीज़ को तो आप जानते ही हैं, ये क्या भी व्हीटस्टोन ब्रिज है, और व्हीटस्टोन ब्रिज है तो इसका रेजिस्टेंस बटा इसका रेजिस्टेंस बराबर इसका बटा इसका देगा, ठीक है ना। तो इसका बटा इसका बराबर इसका बटा इसका देगा। तो इस स्थिति में यहाँ पर ये जो बीच वाली सेक्शन है इसके अंदर किसी भी प्रकार की यहाँ पर हीट का फ्लो नहीं होगा, तो इसको अपन यहाँ पे हटा भी सकते हैं। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन में लिख दूंगा मैं कि रेजिस्टेंस ऑफ BC बटे रेजिस्टेंस ऑफ क्या हो जाएगा आपके पास है BD बराबर रेजिस्टेंस ऑफ CE अपन क्या देगा आपके पास है रेजिस्टेंस ऑफ DE। इस कारण से जो आपके पास है CD है, CD को हटाया जा सकता है, यानी इस बीच वाली भुजा को अपन क्या कर सकते हैं, भी हटा सकते हैं, ठीक है ना। अब सुनना ध्यान से, देखना, देखो यहां पे अब इसको मैं दोबारा से बनाता हूं तो कैसा बन जाएगा, देखो ये वाली रोड, या एक काम करते हैं, देखो इसका रेजिस्टेंस कितना देगा आपके पास R बराबर L/KA, इसका रेजिस्टेंस भी कितना देगा आपके पास L/KA, इसका रेजिस्टेंस कितना देगा आपके पास L/2KA, इसका रेजिस्टेंस कितना देगा आपके पास L/4KA, इसका रेजिस्टेंस कितना देगा आपके पास L/2KA, ठीक है। तो अगर अपन इसका रेजिस्टेंस क्या मान लेते हैं, अभी माना R, तो ये तो इसका दुगुना हो गया, ये इसका 4 गुना हो गया, ये भी इसका 4 गुना हो जाएगा, ये इसका दुगुना हो जाएगा, ये आपके पास है 2R बन गया। इसके बाद इसको अपन दोबारा से बना देते हैं, तो ऐसा बन जाएगा, देखो दोबारा से इस डायग्राम को बनाते हैं। आप तो इनको रेजिस्टेंस मान लो, एक काम करो, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया,
ये रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। अब यहां पे इसका टेम्परेचर कितना आपके पास हो, 100। इसका नाम है ए, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। रेजिस्टेंस की बात करते हैं, इसका रेजिस्टेंस ये कितना देगा, ये रेजिस्टेंस आपके पास है 4R। ये वाला रेजिस्टेंस भी कितना देगा आपके पास है 4R, और ये वाला रेजिस्टेंस कितना देगा आपके पास है 2R। ये कितना देगा आपके पास है 2R, और ये कितना देगा आपके पास में बताओ, R। और ये कितना देगा, ये इसका तो अपने लिखा ही नहीं, तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा आपके पास है, ये भी L/K। तो L/Ka को भी अपन क्या बोल सकते हैं, भी 4R मान सकते हैं। तो ये वाला रेजिस्टेंस भी कितना देगा आपके पास में बताओ, 4R हो जाएगा। ठीक है भाई, अब सुनो ध्यान से देखना, देखो अब यहां पे अपन ऐसे बना सकते हैं कि ऊपर ये दोनों सीरीज में आ गए, तो 4R + 2R बराबर कितना हो जाएगा, 6R। नीचे कितना हो जाएगा 2R, और R कितना हो जाएगा 3R हो जाएगा। तो 6R और 3R इन दोनों का समांतर क्रम कर दो, तो कितना हो जाएगा आपके पास है 6R इंटू कितना हो जाएगा 3R बटे क्या हो जाएगा 6R + 3R बराबर कितना हो जाएगा आपके पास है 2R आ जाएगा, 2R। तो अब मेरे को इधर की तरफ जगह की जरूरत पड़ेगी, तो मैं इसको यहां से वाइफ कर रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं मैं यहां पे, है ना। तो इसको मिटा देता हूं। अब इसका मैं डायग्राम दोबारा से बनाता हूं, देखो तो दोबारा से बनाता हूं, तो देखो ऐसा बन जाएगा, ये वाला रेजिस्टेंस हो गया, ये वाला रेजिस्टेंस हो गया, और ये वाला रेजिस्टेंस हो गया। यहां पे ये तो आपके पास में क्या हो जाएगा A, इसके बाद ये क्या हो जाएगा B, ये क्या हो जाएगा आपके पास E, और ये F हो गया। रेजिस्टेंस की अगर अपन बात करें तो ये कितना देगा आपके पास है 4R, और इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध मैंने 2R निकाल दिया, और ये कितना देगा आपके पास है 4R। अब यहाँ का टेम्परेचर कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ का टेम्परेचर आपको दे रखा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ का कितना हो जाएगा T1, यहाँ का टेम्परेचर कितना हो जाएगा T2, यहाँ का कितना दे रखा है आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। तो इसके लिए और इसके लिए ऊष्मा प्रवाह की दर समान हो जाएगी, तो अपन लिख देंगे, ध्यान से देखना, देखो 100। इसके लिए भाई I बराबर क्या करनी है आपको, सेम करनी है। I बराबर कितना होता है आपके पास डेल्टा T बटे R होता है, मैं पहले बता चुका हूं आपको। इसके लिए डेल्टा T कितना देगा 100 माइनस का T1 बटे 4R। इसके लिए क्या देगा आपके पास T1 माइनस का T2 बटे 2R। इसके लिए क्या देगा आपके पास T2 माइनस 0 बटे 4R। पूरी समीकरण को अगर अपन क्या करते हैं अभी 4R से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 100 माइनस का T1 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 2T1 माइनस का 2T2 बराबर क्या हो जाएगा T2 हो जाएगा। तो एक बार अपन एक काम करते हैं, अभी इसको बराबर कर देते हैं, इन दोनों को बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 100 माइनस T1, तो T1 उधर की तरफ चला जाएगा, तो 3T1 माइनस कितना हो जाएगा आपके पास 2T2 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 100। इसी प्रकार से एक बार अपन इसको बराबर कर देते हैं, तो माइनस का 2T2 इधर की तरफ जाकर के T2 बन जाएगा 3T2, तो ये बन जाएगा आपके पास 2T1
या इसको अपन इधर की तरफ ले आते हैं, 2t1 माइनस क्या देगा आपके पास है 3t2 बराबर क्या देगा आपके पास में 0 देगा भी। समझ गए? भाई 2t1 माइनस क्या हो जाएगा आपके पास 3t2 बराबर 0 हो गया। अब यहां पे कितना भी 3t1, यहां पे 2t1, यहां पे कितना 2t2 और यहां पर कितना 3t2, ठीक है ना। तो अपन एक काम करते हैं, भी इसको तो अपन गुणा कर देते हैं किससे अभी, इसको गुणा कर देंगे अपन 3 से और इसको अपन गुणा कर देते हैं किससे 2 से। तो ऐसा करने से यहां पे कितना हो जाएगा 9t1 माइनस के पास बराबर कितना देगा 300। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना देगा आपके पास है 4t1 और माइनस कितना देगा आपके पास है 6t2 बराबर कितना देगा 0। फिर उसके बाद इसमें से अपन इसको माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो 9t1 माइनस 4t1 बराबर कितना देगा 5t1 बराबर, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कट जाएगा, बराबर कितना देगा 300 माइनस 0 300 आ गया। तो यहां से आपके पास है t1 बराबर तो कितना देगा 60 डिग्री सेंटीग्रेड। t1 तो कितना आ गया आपके पास है 60 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। और t1 अगर आपके पास है 60 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया तो 2t1 माइनस 3t2 बराबर 0। तो यहां से अपन लिख सकते हैं कि 2t1 माइनस 3t2 बराबर 0। तो यहां से t2 बराबर कितना हो जाएगा 2t1 बटे 3। t1 कितना देगा 60, तो t2 कितना हो जाएगा आपके पास है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब सुनो भाई ध्यान से देखना, देखो यहां का टेम्परेचर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, यहां का टेम्परेचर कितना हो जाएगा भी 40। ये 60 हो गया, ये कितना हो गया 40 हो गया। अब अपन जानते हैं कि इस वाली भुजा में जितनी उष्मा आएगी पूरी की पूरी उष्मा इसके अंदर चली जाएगी। कैसे? कि यूं आएगी यूं चली जाएगी। इस वाली भुजा में तो किसी प्रकार की हीट आपको लेनी ही नहीं है ना, तो अपन लिख सकते हैं कि BC और CE। तो यहां पे लिख देता हूं मैं I BC बराबर क्या हो जाएगा आपके पास ICE। I बराबर कितना होता है डेल्टा T बटे R। इसके लिए C का टेम्परेचर अपन देखते हैं, तो C का टेम्परेचर अपन क्या मान लेते हैं TC मान लेते हैं। तो B का टेम्परेचर कितना है तो 60, तो 60 माइनस क्या हो जाएगा आपके पास है TC बटे इसका रेजिस्टेंस कितना देगा आपके पास है 4R बराबर इसका TC माइनस 40, TC माइनस 40 बराबर कितना हो जाएगा डेल्टा T बटे R। R कितना हो जाएगा इसका 2R हो जाएगा 2R। तो ये 2R, ये 4R, ये 2R, तो 2 से इधर की तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आपके पास 60 माइनस क्या देगा TC बराबर कितना देगा आपके पास 2TC माइनस कितना देगा 80। तो 3TC बराबर 60 80 कितना देगा 140। तो TC बराबर कितना देगा 140 बटे 3 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसी प्रकार से इस BD और DE इन दोनों के अंदर जो धारा है उसको अगर आप समान कर दोगे तो यहाँ का भी टेम्परेचर आपके पास में आ जाएगा भी, ठीक है ना। तो ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, बट इसके बाद में ये मान लो कि कंडक्शन के अंदर कुछ भी नहीं बचता, इससे टफ कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, ठीक है बच्चों। तो इन सारी की सारी चीज़ों को नोट करें, फिर उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे अपने पास में कोई भी एक खोखला गोला है जिसकी आंतरिक त्रिज्या कितनी R1 और इसकी बाह्य त्रिज्या कितनी R2 है, तो अपन इसका उसमें प्रतिरोध ज्ञात करने जा रहे हैं त्रिज्या के अनुदिश। तो देखो क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। खोखले गोले आंतरिक त्रिज्या कितनी हो जाएगी R1, बाह्य त्रिज्या कितनी हो जाएगी R2 और इसकी उसमें चालकता गुणांक कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा का त्रिज्या के अनुदिश उसमें प्रतिरोध आपको याद करना है अभी। तो सॉल्यूशन देखना ध्यान से, देखो क्या मतलब हुआ इस बात का
कि जैसे मान के इसलिए ये अपने पास में कोई भी एक खोखला गोला है, ये खोखला गोला हो गया, ये इसका मेटेरियल है भाई, इसका पदार्थ है। अब इसकी जो आंतरिक त्रिज्या वो कितनी आपके पास R1 और बाह्य त्रिज्या कितना देगी R2 देगी। तो अपन क्या करते हैं, ध्यान से देखना, देखो यहां से देखो उसमें हीट है, वो इस प्रकार से यू फ्लो कर रही है, अंदर का टेम्परेचर कैसा है भाई हाई है, बाहर का टेम्परेचर कितना हो जाएगा लो हो जाएगा। तो इस प्रकार से हीट है वो यू फ्लो कर रही है, इस प्रकार से यू हीट फ्लो कर रही है भी। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इस प्रकार से कोई भी एक एलिमेंट बनाते हैं, ये अपन एक एलिमेंट बना दिया इस प्रकार से, अपन एक गोलीय कोष बना दिया अभी अल्पांश के रूप में। ठीक है ना, ये बना दिया अपन ने। अब यहां पर इसकी जो त्रिज्या है वो कितना देगी आपके पास R, और इसकी जो मोटाई है वो कितना हो जाएगी dr हो जाएगी। इसकी जो आंतरिक त्रिज्या वो कितनी आपके पास R1, और इसकी जो आउटर रेडियस है वो R2 देगी। तो सबसे पहले आपके पास ये जो अल्पांश गोलीय कोष है इसका आपको ऊष्मा प्रतिरोध ज्ञात करना है अभी। तो मैं लिख देता हूं अल्पांश गोलीय कोष का प्रतिरोध। तो इसका प्रतिरोध अपन क्या लिख सकते हैं भाई dr लिख सकते हैं। अब R बराबर क्या होता है आपके पास L/Ka होता है, क्या होता है L/Ka। तो L क्या होती है, वो लंबाई होती है जिससे ऊष्मा प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पे जो ऊष्मा प्रवाह की दिशा में अगर अपन चलते हैं तो लंबाई कितनी हो जाएगी आपके पास में dr, इसकी जो मोटाई है वही आपके पास में क्या हो जाएगी dr हो जाएगी। तो dr L/Ka। अब अपन बात करते हैं k का, तो क्या हो जाएगा, और a यहाँ पे ये आपके पास है जो गोलीय कोष है इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसकी रेडियस कितनी r है, तो इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4πr² हो जाएगा। तो इंटू कितना हो जाएगा आपके पास 4πr²। तो यहाँ पे इसको अपन लिख सकते हैं 1/4π इंटू k, और इसके बाद है dr/r²। ठीक है ना। और इसके बाद यदि इसका आपको तुल्य ऊष्मा प्रतिरोध ज्ञात करना है तो इस रेजिस्टेंस का आपको, इस अल्पांश के रेजिस्टेंस का आपको R1 से लेके R2 तक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो अपन बात करते हैं कुल ऊष्मीय प्रतिरोध, ये आ जाएगा। इसके लिए आपको dr का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और dr बराबर कितना देगा आपके पास 1/4πk, और dr/r², रेडियस चेंज हो रही है R1 से लेकर के R2 तक। तो यहां से आपके पास r बराबर 1/4πk, और इसके बाद 1/r², इसका कितना होता है माइनस का 1/r होता है, तो माइनस का तो छोड़ो, ये आपके पास 1/r बन जाएगा। R1 से R2, तो इसको अपन लिख सकते हैं R2 से लेकर के R1। तो यहां से आपके पास r बराबर 1/4πk, और लिमिट्स पुट कर देंगे तो 1/r1 माइनस क्या देगा आपके पास 1/r2। तो यहां से आपके पास r बराबर R1 R2, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा R1 R2 हो जाएगा, ऊपर क्या बन जाएगा R2 माइनस R1 हो जाएगा। तो इसको अपन लिख देंगे R2 माइनस R1 अपॉन R2 माइनस R1 अपॉन, ये हो जाएगा आपके पास 4πk, और इसको अपन लिख सकते हैं R1 R2। ये आपके पास उसमें प्रतिरोध आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है ना।
तो इस प्रकार से अपन ने इसका रेजिस्टेंस निकाल दिया। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट, देखो अगले क्वेश्चन में, ये तो कोई खोखला गोला हो गया, अब की बार अपने पास खोखला बेलन है। इसका उसमें चालकता गुणांक कितना देगा के, आंतरिक त्रिज्या कितना देगी R1, बाह्य त्रिज्या कितना देगी R2, और इसकी लंबाई है वो कितनी देगी आपके पास L, ठीक है ना। इसका भी त्रिज्यीय दिशा में, त्रिज्यीय दिशा में उसमें प्रतिरोध क्या होगा भी, ठीक है ना। तो देखो मैं डायग्राम बना देता हूं इसका आपको। तो ये इस प्रकार से सिलेंडर है कोई, ये इसकी आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या मैं बता देता हूं आपको भी। देखो इसके अंदर यहां पे मटेरियल बराबर है, क्योंकि इसको अपन ने खोखला बेलन बोला है अभी। तो ध्यान से देखना, तो इसकी जो आंतरिक त्रिज्या है ये तो देगी आपके पास R1, और इसकी बाह्य त्रिज्या क्या देगी आपके पास R2। अब यहां पर जो उष्मा है वो रेडियल डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, त्रिज्यीय दिशा में प्रवाहित हो रही है, यानी उष्मा प्रवाह की जो दिशा है वो इस प्रकार से यहां से यू हो जाएगी त्रिज्या के अनुदिश। यानी इस बेलन के अंदर अपने हाई टेम्परेचर मेंटेन कर बाहर की तरफ अपने लो टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं, तो इसकी त्रिज्या के अनुदिश बाहर की तरफ, सभी दिशा में हीट है वो बाहर की तरफ जा रही है। तो अब इसका उष्मा प्रतिरोध अपने को कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए ध्यान से देखना। देखो अपन एक अल्पांश की कल्पना करते हैं, तो अल्पांश इसके अंदर कैसा बन जाएगा, खोखला बेलन ही बन जाएगा। तो ये अल्पांश बना दिया अपन ने इस प्रकार से यू। ये देखो ध्यान से इस प्रकार से यू, अपन इसके अंदर एक इस प्रकार से बेलन कंसीडर कर लिया अल्पांश के रूप में। अब यहां पर ये जो सिलेंडर अपन ने बनाया, बेलन बनाया है, इस बेलन की जो त्रिज्या है वो कितनी देगी आपके पास R, इसकी जो मोटाई है वो कितना देगी आपके पास DR, ठीक है ना। तो इसका अगर अपन रेजिस्टेंस निकालते हैं इस अल्पांश बेलन का प्रतिरोध, तो क्या बन जाएगा ध्यान से, अल्पांश बेलन का प्रतिरोध DR, और R बराबर क्या होता है, L/Ka होता है। अब L तो कौन सी लंबाई लेते हैं जिसमें से उष्मा प्रवाहित हो रही है, तो ध्यान से देखना, देखो उष्मा तो यहां से लेकर के यहां तक यूं जा रही है, तो इस अल्पांश की कितनी लंबाई में से उष्मा जा रही है, DR लंबाई में से। तो ये तो आपके पास हो जाएगा DR/K, और इस अल्पांश का अगर अपन एरिया निकालते हैं तो एरिया कितना होता है, 2πRL होता है। तो इंटू कितना देगा आपके पास, 2πRL। तो क्या बन जाएगा आपके पास, अल्पांश का प्रतिरोध आ गया। इसके बाद संपूर्ण बेलन का प्रतिरोध
आर बराबर क्या हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ डी आर, और 1 अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास 2 पाई के एल, और इसके बाद डी आर अपॉन क्या हो जाएगा आर, इंटीग्रेशन अपन कर देंगे कहां से कहां तक, R1 से लेकर के R2 तक। तो यहां से आपके पास आर आ गया बराबर 1 अपॉन कितना हो जाएगा 2 पाई के इंटू एल, और डी आर बाई आर इसका क्या होता है आपके पास log बेस ई आर होता है, तो इसको अपन बोल सकते हैं log बेस ई, और इसके बाद में R2 बटे R1 हो जाएगा ना, तो R2 बटे R1, तो ये आपके पास इसका उसमें प्रतिरोध आ जाएगा, अभी थर्मल रेजिस्टेंस आ जाएगा इसका, ठीक है ना। ये दोनों चीजें आप ध्यान में रख सकते हैं, नोट करें इसको आप। चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन देखते हैं कि झील की सतह पर किस प्रकार से बर्फ की मोटाई में वृद्धि होती है, इसकी जो थिकनेस है इसके अंदर ग्रोथ किस प्रकार से देखने को मिलती है, ये मैं आपको बताता हूं। तो हेडिंग अपनी झील की सतह पर बर्फ की मोटाई में वृद्धि। तो ध्यान से देखना, देखो सुनो, जैसे मान के इसलिए कहिए अपने पास कोई भी एक झील है, ठीक है ना, और इसके अंदर ध्यान से देखना, देखो अभी कुछ मोटाई की बर्फ वो जमी हुई है, मान के इसलिए इतनी बर्फ तो इसके अंदर जम चुकी है, और इस जमी हुई बर्फ की जो मोटाई है ये कितना देगी आपके पास, वाई हो जाएगी, और इसको अपन क्या बोल रहे हैं, बर्फ है ये। अब बर्फ है, इसका जो उसमें चालकता गुणांक है वो कितना हो जाएगा आपके पास है के, बर्फ का उसमें चालकता गुणांक कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा। इसके नीचे यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास है पानी, ये पानी है, अब इस बर्फ की बिल्कुल कांटेक्ट में जो पानी है इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि ये भी जमने वाला है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा आपके पास है पानी, अब इस पानी की जमने की जो गुप्त ऊष्मा वो कितना हो जाएगा आपके पास है एल, और इसका घनत्व कितना हो जाएगा रो, ठीक है ना। पानी का यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ का टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा आपके पास में 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। बॉटम पर अगर अपन चले जाएंगे यहाँ पे पानी का टेम्परेचर कितना होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और यहाँ पर पानी का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है अभी, ठीक है ना। तो इसको अपन बोलेंगे इस प्रकार से, यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और बाहर का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है माइनस का टी डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अभी कितना हो जाएगा माइनस का टी डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस का टी हो गया। अब यहाँ पे अंदर वाले पानी का टेम्परेचर कितना है, 0, और बाहर का टेम्परेचर कितना है माइनस का टी डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये हाई टेम्परेचर और ये आपके पास है लो टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट का फ्लो होगा, और यहाँ पे जो हीट का फ्लो किसकी वजह से होगा, उसमें चालन की वजह से होगा, ठीक है ना। तो उसमें चालन के थ्रू इस प्रकार से हीट का फ्लो होगा, यहां से यहां तक या ऊष्मा प्रवाहित होगी, ठीक है ना। और ऊष्मा अगर प्रवाहित होगी तो यहां पर ये वाला जो पार्ट है इससे हीट है वो बाहर निकल करके जा रही है, जिससे इतना जो भाग है ये वाला भाग भी फर्दर जम जाएगा। पानी की ये जो dy मोटाई है इसको भी आपको क्या करना है, अभी जमाना है। तो पानी की जो dy मोटाई इसको भी आपको बर्फ के अंदर कन्वर्ट करना है अभी, ठीक है ना। तो पहले से यहाँ पे जो बर्फ की मोटाई कितनी मौजूद है y, और आपको मोटाई में वृद्धि कितनी करनी है, अभी dy करनी है, ठीक है ना। तो अल्पांश लेकर के इसको अपन सोल्व करते हैं, ओके। अब देखना है ऐसे, देखो यहाँ पे मान के इसलिए का अपन ने ये जो बर्फ का भाग कंसीडर किया, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना देगा आपके पास, ए हो जाएगा, ठीक है ना।
तो अपन जानते हैं उसमें चालन का फॉर्मूला क्या होता है, उसमें चालन का फॉर्मूला डी क्यू अपॉन क्या होता है डी टी बराबर के ए बटे क्या देगा आपके पास है एल, और इसके बाद है T1 माइनस क्या देगा आपके पास है T2। तो यहाँ पे पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इससे आप हीट निकाल रहे हो तो ये आइस के अंदर कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे इस पानी का फेज कन्वर्जन हो रहा है, तो पानी और बर्फ में कन्वर्ट हो रहा है तो फेज कन्वर्जन हो रहा है। फेज कन्वर्जन अगर होता है तो Q को अपन क्या लिख सकते हैं ml लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ml। तो dq को अपन क्या लिख सकते हैं, dq को इसको अपन लिख सकते हैं dq को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ ml, तो dm इंटू क्या देगा आपके पास l, इसको स्मॉल l लिख देते हैं अपन। तो dq को अपन क्या लिख सकते हैं अभी dm इंटू l हो जाएगा बटे ये आपके पास है dt बराबर k का k a का a बटे, बात करते हैं अपन l की बात करते हैं, तो l कितना हो जाएगा आपके पास y हो जाएगा, कितना हो जाएगा y क्यों देगा, क्योंकि यहाँ पे जो हीट है ना उष्मा, इसको y लंबाई तय करके जानी पड़ती है, तो लंबाई की जगह अपन लिख देंगे y। T1 कितना हो जाएगा आपके पास बताओ 0 और माइनस T2 कितना हो जाएगा माइनस का t हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या देगा आपके पास प्लस का, ये t हो गया। dm क्या होता है आपके पास है, इस अल्पांश का द्रव्यमान होता है dy मोटाई का द्रव्यमान, और द्रव्यमान बराबर क्या होता है आयतन गुणा घनत्व होता है। तो इसका आयतन कैसे निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल इंटू मोटाई से। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपके पास a, मोटाई कितना हो जाएगा आपके पास dy, ये तो आयतन आ गया, इसको घनत्व से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये द्रव्यमान आ गया इंटू l, गुप्त उष्मा आ गई, तो dm इंटू l आ गया अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास है dt बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है के ए टी अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास है y। यहां से a से अपन क्या करेंगे a को काट देंगे, अब अपने को टाइम कैलकुलेट करना है, तो यहां से आपके पास है dt बराबर, dt को साइड में ले आओ, ये आपके पास आ जाएगा रो एल अपॉन क्या हो जाएगा के टी, रो एल अपॉन के टी, और इसके बाद में क्या हो जाएगा आपके पास वाई डी वाई, ये डी टी आ गया, ठीक है ना। अब ये डी टी टाइम हो जाएगा इस बर्फ की मोटाई में डी वाई वृद्धि करने में लगा समय। अब मान के इसलिए आपको जो मोटाई है वो y1 से y2 करनी है, बर्फ की प्रारंभिक मोटाई y1 मान लो और अंतिम मोटाई कितनी हो जाएगी y2, तो y1 से y2 तक का समय ज्ञात करना है। तो मैं लिख देता हूं माना मोटाई y1 से y2 करनी है तो dt बराबर रो एल अपॉन के टी वाई डी वाई, इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो y1 से लेकर के y2 0 से लेकर के t, तो यहां से आपके पास है t बराबर रो एल अपॉन के टी, वाई का कितना होता है वाई स्क्वायर बटे 2, तो 2 यहाँ पे लिख देंगे, वाई स्क्वायर आ गया तो लिमिट्स पुट कर देंगे, y2 स्क्वायर माइनस क्या देगा आपके पास में y1 स्क्वायर हो जाएगा, तो यही आपके पास है टाइम का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है ना, ये बात होगी भी। तो अगर आपको इस बर्फ की मोटाई y1 से y2 करनी है तो इसके लिए लगा समय अपन इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। यहाँ पे y1 क्या हो जाएगी प्रारंभिक मोटाई और y2 क्या हो जाएगी अंतिम मोटाई हो जाएगी, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से देखना, देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अभी मोटाई है उसको अपन t बराबर कहां से कहां तक, 0 से लेकर के कहां तक करते हैं y तक करते हैं, तो सॉरी t नहीं y बराबर 0 से लेकर के कहां तक करते हैं, अभी अपन y तक करते हैं, तो 0 से y तक का समय t बराबर, इसको अपन बोलेंगे रो एल अपॉन 2 के टी, वाई स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 0 स्क्वायर, तो इसको अपन लिख देंगे वाई स्क्वायर, और इसके बाद में इसकी जो मोटाई y है वो आपको y से कितना करना है, 2y करना है, तो यहां से टाइम t बराबर रो एल अपॉन 2 के टी, 2y यानी 4y का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा y स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3y स्क्वायर,
और इसके बाद इसकी जो मोटाई है 2y से आपको 3y करनी है। तो कितना टाइम लगेगा भाई? t बराबर रो एल अपॉन 2 KT, और इसके बाद में 9y² माइनस कितना देगा? 4y² बराबर कितना देगा? 5y² हो देगा। और इसके बाद में y बराबर कितना करना आपको मान के चलेगा, या बहुत है बस यहां से अपने बात समझ में आ गई। यानी 0 से y यानी पहली y मोटाई होने में कितना समय लगता है भाई? इतना समय। और दूसरी y यानी y से 2y यानी अगला y बढ़ने में कितना समय लगता है भाई? इसका 3 गुना, यहाँ पे गुणा में 3 आ गया। फिर अगले y में कितना समय लगता है भाई? इसका 5 गुना समय लगता है। यानी मान के चलिएगा पहली 1 सेंटीमीटर जमने में 1 घंटे का टाइम लगता है, तो अगली 1 सेंटीमीटर जमने में 3 घंटे का समय लगेगा, फिर अगली 1 सेंटीमीटर में 5 घंटे का समय लगेगा, फिर अगली 1 सेंटीमीटर में 7 घंटे का समय लगेगा। यानी इक्वल थिकनेस है, उसमें लगने वाला जो टाइम है वो 1:3:5, 5:7:9 में होता है। इस प्रकार से यानी अपन बोल सकते हैं यहाँ पे समय के सापेक्ष बर्फ के जमने की जो दर है वो क्या हो रही है? स्लो हो रही है, धीमी हो रही है। अब ऐसा क्यों होता है अभी? बर्फ के जमने की दर है वो धीमी क्यों हो रही है? क्यों? क्योंकि जैसे जैसे बर्फ की मोटाई बढ़ेगी तो वैसे वैसे क्या होगा भी? एक तो ऊष्मा को ज्यादा लंबाई तय करके जानी पड़ेगी। भाई पहले मोटाई इतनी थी, अब मोटाई अगर इतनी होगी तो पहले इस ऊष्मा को यहां से यहां तक जाना पड़ रहा था, अब ऊष्मा को यहां से यहां तक जाना पड़ रहा है। तो ऊष्मा को ज्यादा डिस्टेंस अगर कवर करनी पड़ती है तो अपन जानते हैं कि R बराबर कितना होता है? L/Ka होता है। अगर लंबाई बढ़ेगी तो उसमें प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, और उसमें प्रतिरोध का मान अगर बढ़ेगा तो उसमें धारा यानी ऊष्मा प्रवाह की जो दर है वो घटेगी भी, और इस कारण से बर्फ के जमने की जो दर है वो क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ठीक है ना, ये बात होगी भी। तो इन सारी की सारी चीजों को अपन समझ सकते हैं, तो इनको पढ़े, इनको नोट करें, इनको समझे, और उसमें चालन आपका यहीं पे फिनिश होता है। देखो बच्चों, चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ऊष्मा स्थानांतरण की 3 विधियां होती है। एक तो होता है चालन, एक होता है संवहन, एक होता है विकिरण। तो यहाँ पर सबसे पहले चालन है, इसको आपने बहुत अच्छे से फिनिश कर दिया। इसकी कई सारी बातें मैंने आपको बताई है। इसके बाद में अगला टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूं विकिरण, रेडिएशन। तो क्या होता है ध्यान से देखना। देखो विकिरण, रेडिएशन, तो ध्यान से देखना। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण, यानी जो विकिरणें होती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है भी। और अपन बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इनकी, भाई ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इनकी स्पीड कितनी होती है? 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। निर्वात में भी संचरित हो सकती है, और आपको पता है कि इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। तो ऊष्मा स्थानांतरण की सबसे तीव्रतम विधि है। तो अपन लिख सकते हैं ऊष्मा स्थानांतरण की तीव्रतम विधि। निर्वात में जो चाल है वो प्रकाश की चाल के बराबर होती है। C बराबर 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, और C बराबर कितना होता है आपके पास? 1/√μ0 × ε0 होता है। यहाँ पे μ0 है, इसको अपन क्या बोलते हैं? निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता बोलते हैं, और ε0 को क्या बोलते हैं? निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं। इन दोनों ही चीजों के बारे में अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे जो ε0 है वो तो इसी माइनर के अंदर अपन डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और μ0 है ये मैग्नेटिक्स के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं। और यदि इसको अपन सोल्व करते हैं तो ये अपने पास आता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है अभी। ठीक है ना, अब सुनना ध्यान से देखना। देखो आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ये निर्वात में भी संचरित हो सकती है, यानी इनके संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो जो भी आपके पास में विकिरणें होती है उसमें विकिरणें वो निर्वात में भी संचरित हो सकती है, और इनके लिए माध्यम की आवश्यकता
नहीं होती। अब बात सुना भी, प्रत्येक गर्म पिंड जिसका तापमान 0 केल्विन से ज्यादा है वो क्या करता है भी, उसमें विकिरण उत्सर्जित करता है। 0 केल्विन टेम्परेचर पर अगर कोई भी बॉडी मौजूद है तो वो किसी भी प्रकार की विकिरणों का उत्सर्जन नहीं करेगी भी, ठीक है ना। तो यदि किसी पिंड का ताप 0 केल्विन से अधिक है तो उसमें विकिरणें उत्सर्जित होती है भी, तो उसमें विकिरणें उत्सर्जित होती है भी। अब बात सुनना भी, ये जो उसमें विकिरण होती है इनकी तरंगदैर्घ्य कितनी होती है, लैम्डा बराबर कितनी होती है। सबसे पहले ये होती कहां पर है अभी, उसमें विकिरण विद्युत चुंबकीय तरंगों का कौन सा प्रकार होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगें जैसे रेडियो तरंगें होती है, माइक्रोवेव होती है, अल्ट्रावायलेट होती है, ठीक है ना, इंफ्रारेड होती है। तो ये कौन सी होती है भाई, ये होती है इंफ्रारेड होती है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम के अवरक्त क्षेत्र में मौजूद होती है ये, और इनकी जो वेवलेंथ होती है लैम्डा बराबर, ये आपके पास आती है 7800 एंगस्ट्रॉम। और 7800 एंगस्ट्रॉम का मतलब कितना होता है आपके पास है 7.8 गुणा 10 की पावर माइनस का 7 मीटर से 4 गुणा 10 की पावर माइनस का 4 मीटर तक, ठीक है ना। ये बात होगी। क्या इनको देखा जा सकता है क्या ये दृश्यमान होती है क्या, ये दृश्यमान नहीं होती, इनको देखा नहीं जा सकता, ठीक है ना। अब इसके बाद ध्यान से देखना, देखो इनको देखा नहीं जा सकता है, इनका परावर्तन, इनका अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण सब हो सकता है अभी। तो इनका परावर्तन हो सकता है, अपवर्तन हो सकता है, इनका व्यतिकरण करवा सकते हो आप, इनका विवर्तन करवा सकते हो, इनका ध्रुवण करवा सकते हो, सब कुछ करवा सकते हो भैया आप, ठीक है ना। इसके बाद में जब ये किसी भी सतह पर आपतित होती है तो ये क्या करती है, दाब आरोपित करती है, प्रेशर अप्लाई करती है। तो आपतित होने पर दाब आरोपित करती है, और इस दाब को ही अपन क्या बोलते हैं बेटा, इसको अपन बोलते हैं विकिरण दाब। क्या बोलते हैं इसको अपन, विकिरण दाब बोलते हैं भी। इसके बाद ध्यान से देखना, देखो जैसे आपके पास है कोई भी पॉइंट सोर्स है, बिंदु स्रोत है, तो इस बिंदु स्रोत से अगर आप दूर की तरफ जाओगे तो इन विकिरणों की जो तीव्रता वो क्या होती है, भी घटते हुए क्रम में होती है, ठीक है ना। जैसे अपन बात करते हैं सूर्य की बिल्कुल अगर पास में चले जाएंगे तो इस स्थिति में उसमें विकिरणों की जो तीव्रता वो बहुत ज्यादा होगी, और जैसे जैसे अपन दूर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे विकिरणों की तीव्रता क्या होती है, घटते हुए क्रम में होती है। तो बिंदु स्रोत के लिए तीव्रता स्रोत के लिए तीव्रता आई प्रोपोर्शनल टू 1/d² होता है। यानी अगर आप डिस्टेंस को बढ़ा दोगे तो इंटेंसिटी वो क्या हो जाती है, घट जाती है, तीव्रता घट जाती है भी, ठीक है ना। तो ये आपके पास में विकिरणों की सारी सारी खास खास बातें मैंने आपको बता दी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट, देखो ध्यान से, जैसे आपके पास में कोई भी ये सतह है, इस सतह पर इस प्रकार से विकिरणें आपतित होती है, इस सतह पर इस प्रकार से विकिरणें आपतित होती है, और ये आपतित विकिरणें ये कितनी होती है भाई, ये आपके पास होती है Q। अब इन विकिरणों का जो कुछ पार्ट है वो तो क्या हो जाता है, इस प्रकार से यूं परावर्तित हो जाता है,
इसको अपन बोलेंगे क्यू आर। और इसके बाद इनका जो कुछ पार्ट है वो क्या हो जाता है, इस प्रकार से यू अवशोषित हो जाता है। कुछ पार्ट क्या हो जाता है, इस प्रकार से यू अवशोषित हो जाता है। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं क्यू ए। और कुछ पार्ट होता है वो क्या हो जाता है, इस प्रकार से पारगमित हो जाता है, इसको अपन बोल देते हैं क्यू टी बोल देते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर ये तो क्या बन जाएगा आपके पास, आपतित। आपतित ये परावर्तित, ये पारगमित हो गया। और ये अवशोषित हो गया। ऊर्जा संरक्षण के नियम से अपन बोल सकते हैं कि आपतित विकिरणों की मात्रा बराबर क्या होती है, परावर्तित विकिरणों की मात्रा प्लस क्या होती है, अवशोषित विकिरणों की मात्रा प्लस पारगमित विकिरणों की मात्रा। अब अगर समीकरण के दोनों पक्षों में अपन Q का भाग लगा देंगे तो यहां से आपके पास में क्या बन जाएगा, क्यू आर बटे क्यू प्लस क्यू ए बटा क्यू प्लस क्यू टी बटा क्यू बराबर क्यू बटा क्यू कितना हो जाएगा आपके पास, 1 हो जाएगा। अब क्यू आर बटे क्यू इसको अपन क्या बोल सकते हैं, आर बोल सकते हैं। क्यू ए बटा क्यू इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ए बोल सकते हैं। और क्यू टी बटा क्यू इसको अपन क्या बोल सकते हैं, टी बोल सकते हैं। बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, 1 हो जाएगा। तो आर प्लस ए प्लस टी बराबर 1 हो गया। अब यहां पर आपका जो आर है, इस आर को अपन क्या बोल सकते हैं, आर को अपन बोल सकते हैं, ये हो जाएगा परावर्तन गुणांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परावर्तन गुणांक। तो आर क्या होता है आपके पास में, परावर्तन गुणांक। परावर्तन गुणांक। और आर बराबर क्या होता है आपके पास, क्यू आर बटे क्यू। यानी परावर्तित विकिरणों की मात्रा बटा आपतित विकिरणों की मात्रा, इसको अपन क्या बोलते हैं, परावर्तन गुणांक बोलते हैं। आपने जितनी विकिरण आपतित करवाई उन आपतित विकिरणों का कितना अंश परावर्तित हो रहा है, इसको अपन क्या बोलते हैं, परावर्तन गुणांक बोलते हैं। ठीक है ना। और इसी प्रकार से बात करते हैं अपन ए की, तो ए बराबर क्या होता है, ये आपके पास होता है अवशोषण गुणांक। अवशोषण गुणांक। और अवशोषण गुणांक क्या होता है आपके पास है, क्यू ए बटा क्यू। और इसके बाद है टी। टी क्या होता है, भी पारगमन गुणांक होता है, क्यू टी बटा। अब आपने जितने भी विकिरण आपतित करवाई इनका कितना भाग, कितना अंश, कितना फ्रैक्शन अवशोषित हो रहा है, इसको अपन क्या बोलते हैं, भी अवशोषण गुणांक बोलते हैं। और कितना पार्ट है, कितना फ्रैक्शन है पारगमित हो रहा है, इसको अपन बोलते हैं पारगमन गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पारगमन गुणांक बोलते हैं भी। ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, देखो जैसे मान के चलिएगा किसी भी सतह पर मैंने जितनी भी विकिरण आपतित करवाई, इसका 20% पार्ट है वो तो परावर्तित हो गया। तो परावर्तन गुणांक कितना हो जाएगा, 20/100 यानी 1/5। 1/5 या 0.2 बोल दो इसको आप। ये तो हो गया परावर्तन गुणांक। मान के चलिएगा इसका 30% पार्ट है वो क्या हो जाता है, भी अवशोषित हो जाता है। तो 30/100 यानी 3/10 या 0.3 बोल दो इसको आप। ये क्या होता है, इसका अवशोषण गुणांक होता है। और बाकी बचा हुआ पार्ट कितना हो गया, 50% हो गया। तो 50% पारगमित हो जाता है। तो पारगमन गुणांक कितना हो जाएगा, 50/100 यानी 1/2 या 0.5 बोल दो इसको आप। तो ये क्या होता है, इसका पारगमन गुणांक होता है अभी। ठीक है ना। और तीनों गुणांकों का जो योग है वो अल्टीमेटली कितना होता है, 1 होता है। ठीक है ना। तो तीनों गुणांकों का योग कितना होता है, अभी 1 होता है। अब सुनना ध्यान से देखना रही, अगर अकेला आर है वो 1 हो गया, आर अकेला 1 हो गया, तो ए और टी इन दोनों को कितना होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। क्योंकि आर, ए और टी तीनों का योग 1 होता है। आर ही 1 हो गया तो ए प्लस टी बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आर वो 1 होने का मतलब क्या होता है, अभी क्यू आर बटा क्यू। यानी आपने जितनी विकिरणें आपतित करवाई है वो सारी की सारी विकिरणें क्या हो जाती है, भी परावर्तित हो जाती है। तो परावर्तन गुणांक 1 होने का मतलब क्या हुआ, कि आपने जितनी भी विकिरणें आपतित करवाई वो सारी की सारी परावर्तित हो गई। ठीक है ना। यानी ये एक आदर्श परावर्तक सतह बन गई, यानी ये एक आदर्श दर्पण बन चुका है, एक आइडियल मिरर बन चुका है। अभी सारी की सारी परावर्तित हो गई, तो अवशोषण और पारगमन की बात ही नहीं करेंगे अपन।
तो ए और टी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपके पास ए कितना हो गया अभी, 1 हो गया, तो क्यू ए बराबर क्यू हो गया, यानी जितनी आपतित कराओगे सारी की सारी अवशोषित होगी। सारी अगर अवशोषित हो गई तो इस स्थिति में न तो कोई परावर्तन हो रहा है और नहीं कोई पारगमन हो रहा है। ऐसा किसके लिए होता है, आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए। जो आदर्श कर्षणिका नाम की एक चीज होती है, काल्पनिक चीज होती है, उसके लिए एक की वैल्यू अपन कितनी मान सकते हैं अभी, 1 मान सकते हैं। इसी प्रकार से टी, ये क्या होता है, पारगमन गुणांक, ये अगर 1 हो जाए, ये 1 कैसे हो सकता है अभी, जब क्यूटी बराबर क्यू हो जाएगा। और क्यूटी बराबर क्यू होने का मतलब क्या होता है अभी, आपने जितनी विकिरण आपतित करवाई सारी की सारी विकिरण वो पारगमित हो गई है, न तो कोई अवशोषण हो रहा है और नहीं कोई परावर्तन हो रहा है। तो इस स्थिति में आर और ए इन दोनों का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, टी बराबर 1 होने की स्थिति में। और पारगमन गुणांक है वो 1 किसके लिए होता है, वैक्यूम के लिए होता है, निर्वात के लिए होता है। निर्वात पर अगर आपने विकिरण आपतित करवाई तो निर्वात न तो परावर्तन करता है और नहीं अवशोषण करता है, सारी की सारी विकिरण होती है निर्वात में से पारगमित हो जाती है, ठीक है ना। तो इन सारी की सारी चीजों को नोट करें, फिर उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं भी। तो चलिए बच्चों, इसके बाद में कुछ टर्म्स मैं आपको बता देता हूँ, कुछ परिभाषाएं आपको बता देता हूँ, इसके बाद में आज का लेक्चर अपन फिनिश करते हैं। छोटी छोटी 3-4 डेफिनेशंस है वो मैं आपको बता देता हूँ ज्यादा ज्यादा। तो देखो, सम डेफिनेशंस क्या होती है, ध्यान से देखना। देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट, एक होती है आपके पास अवशोषण क्षमता, ठीक है ना। इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर। बात सुनना भाई, ये जो अवशोषण क्षमता होती है एक प्रकार का अवशोषण गुणांक की होती है। क्या होती है भाई, किसी भी वस्तु पर आपतित विकिरणों की मात्रा का कितना भाग है वो अवशोषित हो रहा है, तो अवशोषित विकिरणों की मात्रा बटा आपतित विकिरणों की मात्रा, ठीक है ना। इसको अपन बोलते हैं अवशोषण क्षमता ए। तो ए बराबर क्या होता है, ध्यान से देखना। देखो, ये होती है अवशोषित विकिरणों की मात्रा बटे आपतित विकिरणों की मात्रा, ठीक है ना। ऊपर भी विकिरणों की मात्रा, नीचे भी विकिरणों की मात्रा, तो ये क्या होती है आपके पास, मात्रकहीन होती है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है अभी। तो यहां से इसको अपन लिख सकते हैं ए बराबर क्या होता है, क्यू ए अपॉन क्यू होता है, ठीक है ना। ये तो अपन जानते ही हैं। इसके बाद सेकंड अपन डिस्कस करते हैं दूसरा, ये होती है स्पेक्ट्रमी अवशोषण क्षमता, यानी स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर। अब ये थोड़ी सी समझने वाली बात है भाई, होता क्या है, ध्यान से देखना। देखो देखो, वेवलेंथ इसकी रेंज होती है 0 से लेकर अनंत तक, तरंगदैर्ध्य की परास होती है वो 0 से लेकर के अनंत तक होती है। तो मैं बता देता हूं कि तरंगदैर्ध्य होता है वो होता है 0 से लेकर के अनंत तक, ठीक है ना। यानी यहां पे जो वेवलेंथ है वो तो कितनी होती है आपके पास है 0, और अगर आप आगे की तरफ जाते जाओगे तो यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो कितने हो जाएगी, भी अनंत हो जाएगी। अब आपको किसी भी पर्टिकुलर वेवलेंथ लेमडा, किसी निश्चित तरंगदैर्ध्य लेमडा पर आपको स्पेक्ट्रम में अवशोषण क्षमता ज्ञात करनी है। तो अपन वो देख लेते हैं 0, यहाँ पे तरंगदैर्ध्य हो जाएगी आपके पास है लेमडा, ये लेमडा, और एक छोटी सी रेंज अपन ले लेते हैं लेमडा के बाद में, ये लेमडा प्लस डी लेमडा हो जाएगा। ये देखो आपके पास है लेमडा प्लस डी लेमडा, यानी ये वाली आपके पास है जो रेंज है वो कितनी है, डी लेमडा, कितनी है, डी लेमडा, डी लेमडा रेंज होगी। अब इसके अंदर अब अपन किसी भी वस्तु पर जो भी विकिरण आपतित करवाएंगे ना, वो लेमडा से लेकर के लेमडा प्लस डी लेमडा इस रेंज के अंदर आने वाली विकिरण अपन आपतित करवाएंगे, और अपन ये देखेंगे कि इस पर्टिकुलर रेंज के लिए
इस निश्चित परास के लिए उसकी जो अवशोषण क्षमता है वो कितनी है भी, ठीक है ना। तो अपन देख सकते हैं, ध्यान से देखना, देखो लेमडा तरंग दैर्ध्य पर स्पेक्ट्रम में अवशोषण क्षमता ए लेमडा बराबर, ये आपके पास हो जाएगी लेमडा बराबर क्या हो जाएगी आपके पास में, ध्यान से देखना, देखो भाई ए लेमडा अपन जानते हैं, ए बराबर क्या होता है, अवशोषित विकिरणों की मात्रा बटा आपतित विकिरणों की मात्रा, ठीक है ना। तो अब अपन क्या करते हैं, ध्यान से देखना, देखो अवशोषित विकिरणों की मात्रा बटे क्या देगा आपके पास आपतित विकिरणों की मात्रा, इनटू अपन क्या कर देंगे यहाँ पर डी लेमडा कर देंगे, क्या कर देंगे, डी लेमडा। तो ध्यान से देखना, देखो इस लेमडा से लेकर के लेमडा प्लस डी लेमडा इस परास के अंदर मान के इसलिए अपने पास 100 विकिरण है, कितनी विकिरण है, 100 विकिरण है, और वो 100 विकिरण है उनकी वेवलेंथ कहां से कहां तक है, लेमडा से लेकर के लेमडा प्लस डी लेमडा के बीच में आ रही है। और 100 विकिरण अपन किसी भी वस्तु पर आपतित करवाते हैं, मान के इसलिए इनका 40% पार्ट है वो अवशोषित हो गया, ठीक है ना। तो 40 अवशोषित होगी, 100 आपने आपतित करवाई, और ये जो डी लेमडा जो रेंज है इस रेंज का अपन भाग लगा देंगे, तो आपके पास है क्या देगी भी, ए लेमडा देगी। और यदि इसका मात्रक देखते हैं तो क्या हो जाएगा आपके पास है, एंगस्ट्रॉम इनवर्स हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम इनवर्स हो जाएगा, या इसको मीटर इनवर्स बोल दो चाहिए आप। अब यदि इसको आप डी लेमडा को इधर की तरफ ले जाओगे तो आपके पास में क्या बन जाएगा, ए लेमडा डी लेमडा, इसका इंटीग्रेशन कर दो 0 से लेकर के अनंत तक, तो आपके पास में क्या देगा भी, ए आ जाएगा, क्या देगा, ए, ठीक है ना। इसके बाद में तीसरी टर्म अपन डिस्कस करने वाले हैं, उत्सर्जन क्षमता, उत्सर्जन क्षमता यानी इमिसिव पावर। क्या होती है उत्सर्जन क्षमता, क्या होती है, किसी भी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में उत्सर्जित विकिरणों की मात्रा। तो इसको आप लिख सकते हैं ई बराबर विकिरणों की मात्रा बटा एरिया इंटू क्या देगा आपके पास है, टाइम। विकिरणों की मात्रा क्या होती है भाई, जूल में लिख दो चाहिए आप, और पर मीटर स्क्वायर इंटू क्या देगा, सेकेंड। जूल पर सेकेंड को अपन क्या लिख सकते हैं, वोट, तो वोट पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा भी, ये उत्सर्जन क्षमता होगी। और फोर्थ इसके बाद में अपन देखते हैं स्पेक्ट्रमी, इसके बाद में अपन देखते हैं स्पेक्ट्रमी, उत्सर्जन क्षमता, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर बोल देंगे इसको अपन। क्या होती है स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता क्या होती है, ध्यान से देखना, देखो देखो उत्सर्जन क्षमता के अंदर यहां पे अपन उत्सर्जित होने वाली कुल विकिरणों की संख्या लेते हैं, ठीक है ना। बट स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता में अपन डी लेमडा परास के अंदर कितनी विकिरण अपने को प्राप्त हो रही है वो विकिरण अपन लेते हैं, ठीक है ना। जैसे अपन बात करते हैं ना, जैसे मान के चलिए सीएलसी के अंदर किसी साल 10,000 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया, ठीक है ना, 10,000 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया, तो ये तो टोटल हो गया। अब जैसे किसी पर्टिकुलर रीजन की स्टूडेंट्स की मेरे को बात करनी है, ठीक है ना। जैसे मान के चलिएगा मैंने बोल दिया कि नागौर डिस्ट्रिक्ट से कितने स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया, तो नागौर डिस्ट्रिक्ट से मान के चलिएगा 500 स्टूडेंट्स ने यहाँ पे एडमिशन लिया, तो केवल नागौर डिस्ट्रिक्ट के लिए अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो वो स्पेक्ट्रम में होगा, वो पर्टिकुलर हो गया। उत्सर्जन क्षमता की अगर अपन बात करते हैं तो अपन बात करते हैं कि किसी वस्तु ने कुल कितनी विकिरण उत्सर्जित की बटा एरिया इनटू टाइम। स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता की अगर अपन बात करते हैं तो अपन ये बोलते हैं कि लेमडा से लेकर के लेमडा प्लस डी लेमडा यानी इस रेंज के अंदर अपने को कितनी विकिरणें प्राप्त हो रही है, ठीक है ना। तो उस रेंज के अंदर प्राप्त होने वाली विकिरणों की संख्या कितनी देगी आपके पास, बताओ, ई बटे क्या देगा आपके पास, एरिया इनटू क्या देगा आपके पास, टाइम, और डी लेमडा का भी अपन भाग लगा देंगे, तो ये आपके पास में क्या देगा अभी, क्यू बोलते हैं इसको अपन, क्यू लिख दो इसको आप, तो ये आपके पास हो जाएगा ई लेमडा हो जाएगा अभी। डी लेमडा को इधर की तरफ ले आओ,
इसका मात्रक क्या देगा, मात्रक इसका मात्रक को देगा आपके पास वोट पर मीटर स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। और इसी प्रकार से इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर आपने ई लेमडा के सापेक्ष 0 से लेकर के अनंत तक इंटीग्रेशन कर दिया तो आपके पास में कुल उत्सर्जन क्षमता आ जाएगी भी। और इसके बाद में एक फिफ्थ टर्म, पांचवी टर्म अपन डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है, ये स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता होगी। अब अपन बात करते हैं उत्सर्जकता। इमिसिविटी, इसको अपन ई से लिखते हैं। तो ई बराबर क्या होती है, ई बराबर उत्सर्जकता क्या होती है, ध्यान से देखना। देखो किसी भी दिए गए तापमान पर किसी भी वस्तु की उत्सर्जन क्षमता बट्टे उसी तापमान पर आइडियल ब्लैक बॉडी की उत्सर्जन क्षमता, यानी किसी भी दिए गए तापमान पर किसी भी वस्तु की उत्सर्जन क्षमता का आइडियल ब्लैक बॉडी की जो उत्सर्जन क्षमता है उसके साथ में जो रेशियो है उसी को अपन क्या बोलते हैं, उत्सर्जकता बोलते हैं। तो इसको नीचे लिख देते हैं ना, तो यहां पर मैं लिख देता हूं ई बराबर किसी तापमान पर किसी वस्तु की इमिसिव पावर या उत्सर्जन क्षमता बटे समान तापमान पर आइडियल ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर, उत्सर्जन क्षमता। यानी अपन बात करते हैं कि ई बराबर ई आइडियल ब्लैक बॉडी, सॉरी जनरल बॉडी यानी सामान्य वस्तु बटे क्या देगा आपके पास, ई आइडियल ब्लैक बॉडी। और जो ई होता है इसका मान 0 से तो बड़ा होता है, 1 से क्या होता है, छोटा होता है भी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ध्यान से देखना, देखो किसी भी वस्तु के द्वारा अवशोषित विकिरणों की मात्रा बटा आपतित विकिरणों की मात्रा अवशोषण क्षमता कहलाती है। इसी प्रकार से अवशोषित विकिरणों की मात्रा बटा आपतित विकिरणों की मात्रा इंटू डी लेमडा। डी लेमडा आपके पास वो वेवलेंथ रेंज है, वो आपके पास है अल्प तरंगदैर्ध्य परास है जिसके अंदर स्थित विकिरण ही आपने आपतित करवाई है। इसी प्रकार से उत्सर्जित विकिरणों की मात्रा बटा एरिया इंटू टाइम, इसको अपन उत्सर्जन क्षमता बोलते हैं। उत्सर्जित विकिरणों की मात्रा बटा एरिया इंटू टाइम इंटू डी लेमडा। ये डी लेमडा आपके पास वो वेवलेंथ रेंज है जिसके अंदर ये आपको क्यू विकिरणें प्राप्त हो रही है। ये क्यू विकिरणें सारी नहीं ले रहा हूं मैं इस डी लेमडा परास के अंदर आने वाली विकिरणों को यहां पे कंसीडर कर रहा हूं। तो ये मेरे पास में क्यू आ गया। और इसके बाद उत्सर्जकता क्या होती है भी, ये होती है किसी भी दिए गए तापमान पर किसी सामान्य वस्तु, जैसे मेरे पास में तांबे का कोई भी गोला है, ये सामान्य वस्तु हो गई। सामान्य वस्तु वो वस्तु जो डेली लाइफ में अपन यूज करते हैं, डेली लाइफ में अपन देख सकते हैं, बना सकते हैं। तो किसी भी सामान्य वस्तु की उत्सर्जन क्षमता बटा उसी तापमान पर किसी भी आइडियल ब्लैक बॉडी की जो उत्सर्जन क्षमता है, इसका रेशियो ये उत्सर्जकता कहलाता है भी। ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, आज का लेक्चर अपन यहीं पे फिनिश करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर पर। थैंक यू वेरी मच। इन सारी की सारी चीजों को आप करें नोट।